बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करेंगे आज ह्यूमन सेटलमेंट का टॉपिक 5.3 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स में उन्होंने लिखा हुआ है कि सेटलमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ रूरल और अर्बन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट द पीपल इन द सेटलमेंट आर इन्वॉल्व इन। अब सेटलमेंट्स को हम नॉर्मली जो क्लासीफाई करते हैं ना, वो कहते हैं या शहरी बंदा है या देहाती बंदा है, ठीक है ना। शहर और देहात में हमने डिवाइड कर दिया सेटलमेंट्स को, या हम वहाँ के रहने वालों की एक्टिविटीज़ के हिसाब से बात करते हैं कि जी ये बंदा अगर शहर से ताल्लुक़ रखता है तो ये ज़रूर किसी इंडस्ट्री से होगा, या किसी फैक्ट्री में काम करता होगा, या किसी प्राइवेट ऑफिस में काम करता होगा, या बैंक में, या अगर गांव से है तो यकीनन इस खेती बाड़ी करता होगा, ठीक है ना। ये हमारे लिए आसान हो जाता है क्लासीफाई करना। सेटलमेंट्स कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड एज न्यूक्लिएटेड एंड डिस्पर्स्ड अकॉर्डिंग टू द वे इन विच द डिवेलिंग आर अरेंज्ड। अब इसके अलावा हम इन सेटलमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं न्यूक्लिएटेड में भी और डिस्पर्सल में भी, यानी उनके रिहाइश के अंदाज क्या है। वो एक जगह इकट्ठे होकर रहते हैं क्लस्टर शेप में, या अलग अलग लोगों ने अपने घर बनाए हुए दूर दूर एक दूसरे से, ठीक है। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि न्यूक्लिएटेड क्या होता है और डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स कैसे होती हैं, उनके रहने के तरीके कैसे होते हैं, उन्होंने अपने ड्वेलिंग कैसे अरेंजमेंट्स की होती हैं अपनी रिहाइश की। रूरल्स एंड अर्बन सेटलमेंट्स। इन अ रूरल सेटलमेंट द पीपल आर इंडिविजुअल्स इन एक्टिविटीज सच एज फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग और फॉरेस्ट्री। अगर हम रूरल सेटलमेंट्स की बात करें तो हर बंदा ना इंडिविजुअली अपना कोई ना कोई काम कर रहा होता है। कोई किसी ने फार्म खोला होता है, मवेशी रखे हुए हैं, कोई ज़राअत से ताल्लुक़ रखा, खेती बाड़ी कर रहा है, उसके पास एकड़ों ज़मीन है जिसके ऊपर उसने फसलें उगाई हुई हैं। कोई माइनिंग से है, यानी पहाड़ों में से मिनरल्स निकाल रहा है, हीरे मोती और सोना चांदी या और किस्म के बहुत सारे मिनरल्स हैं, लाइमस्टोन वगैरह है, मार्बल है। और या कोई फिशरी कर रहा है, यानी दरिया पास से गुजर रहा है तो वो मछेरा है और वहाँ से मछलियाँ पकड़ के अपना रोजगार गुजर कर रहा है। इसके अलावा अगर वो फॉरेस्टरी एरिया में रहता है, जंगलों के पास रहता है, तो वहां से लकड़ियां काट कर या वहां पर जानवरों का शिकार करके या जो भी जिस तरह भी है उसके सेटलमेंट के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। द पॉपुलेशन इज यूजुअली स्मॉल एंड ओनली सिंपल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। और रूरल एरियाज में होता क्या है कि ज्यादातर देहात में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती, ठीक है ना। बहुत ज्यादा अच्छे रोड्स नहीं होते, बैंक्स इतने बड़े बड़े नहीं होते, बड़े स्कूल नहीं होते, बड़े अस्पताल नहीं होते, तो बहुत सिंपल सी सादा सी जिंदगी होती है। दीज सर्विसेज आर बेस्ड सच एज अ पोस्ट ऑफिस एंड शॉप्स दैट सेल गुड्स नेसेसिटी फॉर द पीपल डेली नीड्स। वहां पर छोटी मोटी चीजें होंगी, या एक छोटा सा हॉस्पिटल हो जाएगा, या छोटी छोटी दुकानें होती हैं, या एक डाकखाना होता है, तो ताकि रोजमर्रा की जो चीजें ना वहां से खरीद लें। यानी इतने बड़े बड़े मॉल्स और इतने बड़ी बड़ी दुकानें और बहुत जैसा मार्केट्स होती हैं ना प्रॉपर वे में, वो नहीं होती हैं। As compared to rural settlement, in an urban settlement, the people are involved in activities such as manufacturing and businesses. अब अगर हम मुकाबला करें रूरल का अर्बन से, तो अर्बन सेटलमेंट में लोग जो है ना वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं इस किस्म की एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग में, बिजनेस में, और इंडिविजुअली नहीं होते। वो एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। द पॉपुलेशन इज यूजली लार्जर देन इन रूरल सेटलमेंट्स एंड मोर सेटलमेंट्स आर प्रोवाइडेड, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। अब यहाँ पर क्योंकि रूरल इलाकों में लोग कम तादाद में रहते हैं, थोड़े होते हैं, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं तो यहाँ पर सेटलमेंट भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ रह रहे हैं, और जब ज़्यादा लोग हैं तो उनको सर्विसेज भी ज़्यादा मुहैया की जा रही हैं। बैंकिंग, कमर्शियल, गवर्नमेंट एंड मेडिकल सर्विसेज फॉर एग्जांपल आर फाउंड इन अर्बन सेटलमेंट्स। अब वहाँ पर किस किस किस्म की सर्विसेज हैं, उनको बैंकिंग दी गई है, कमर्शियल दिया गया है, गवर्नमेंट है, यानी रूल बने हुए हैं हर तरह के, और वो मार्केट्स हैं वहाँ पर मेडिकल की सर्विसेज, बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, ताकि वो अपनी अर्बन सेटलमेंट को एंजॉय कर सकें ना, क्योंकि ये नीड है वहाँ पर, ज़्यादा लोग हैं तो हम इतनी सारी सर्विसेज की ज़रूरत है वहाँ पर। ईच टाइप ऑफ एक्टिविटी टेंड टू बी कंसंट्रेटेड इन स्पेसिफिक एरियाज नोन एज जोन। बैंक्स फॉर एग्जाम्पल आर लोकेटेड इन वन पार्ट
ऑफ द सिटी वाइल मैन्युफैक्चरिंग विल बी इन अनदर जोन। अब देखें ये एक्टिविटीज को भी उन्होंने कंसंट्रेट करके स्पेसिफिक कर दिया। कंसंट्रेट से मुराद ये है कि जिस चीज की जरूरत जहां है उसको वहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री एरिया एक जगह है और वहां पर सारी इंडस्ट्री है, वहां पर सारी फैक्ट्रियां ही लगी हुई हैं, ठीक है। जहां बैंक्स हैं वहां उन्होंने ढेर सारे बैंक्स एक पास बनाए, यानी फैसिलिटेट कर दिया ना, यानी एक बंदे का बैंक अगर यूबीएल है, दूसरे का मिजान है, तो वो निकल कर जाए तो एक लाइन से सारे बैंक बने होते हैं। आप अपनी जो आपका बैंक है रिलेटेड, आप उसमें जाकर अपना सारा सिस्टम चला सकते हो। तो जोन बनाई गई हैं, ये इंडस्ट्रियल जोन है, ये बैंकिंग जोन है, ये कमर्शियल जोन है। कमर्शियल जोन का मुराद है कि वहां पर सारी मार्केट है, कपड़ों की दुकानें हैं, वहां पर मॉल्स हैं, वहां पर बड़े बड़े जो है ना मार्केट्स, कपड़े की मार्केट है और जूते मिलते हैं वहां पर और ज्वेलरी मिलती है। तो इनको जोन में उनमें स्पेसिफिकली डिवाइड कर दिया गया है। एंड वी कॉल दीज जोन्स फंक्शनल जोन्स ऑफ द सिटी। और हम इन जोन्स को क्या कहते हैं? फंक्शनल जोन्स कहा जाता है, जहां पर ज्यादा एक्टिविटीज टेक प्लेस होती हैं। टिपिकली देयर आर फोर मेन फंक्शनल जोन्स हैं। अगर देखा जाए तो टिपिकली 4 फंक्शनल जोन्स हैं। कौन कौन सी? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, सीबीडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इन चारों को याद करना है, इनकी डिटेल्स को याद करना है। सीबीडी क्या है? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, कि जिसको पता है कि भाई हम इस शहर जा रहे हैं। अक्सर हम शहर में रहते हुए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि जी हम शहर जा रहे हैं। जैसे आप गुजरावाला में हैं या कराची के किसी दूर पार एरिया में, तो आप शहर की तरफ कहेंगे। जैसे लाहौर में भी आप कहीं अगर लाहौर शहर से दूर है तो आप शहर में रहते हुए भी ये कहेंगे जी मैं शहर जा रहा हूँ, यानी जहाँ बहुत बड़ी मार्केटिंग या बिजनेसेस का हब जो जगह है ना आपके उस शहर के अंदर, वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है या सीबीडी है। इनर सिटी है, सबर्ब्स हैं और रूरल अर्बन फ्रिंज हैं। अब मैं एक एक करके इनको आगे डिटेल में बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन आप इन चारों के नाम याद करें। ये आपको पता होना चाहिए कि टिपिकली कितनी मेन जोन्स होती हैं जो फंक्शनल हैं। और हम पढ़ते हैं सीबीडी के बारे में। द सीबीडी एरिया इज द मोस्ट एक्सेसिबल फॉलोड बाय द इनर सिटी। अब इनर सिटी से पहले आता है नाम सीबीडी का, यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हम इनर सिटी को लाएंगे, उसके बाद सबरब्स होंगे। ये कैटेगराइज कर रहे हैं, सबसे ऊपर सीबीडी, फिर आ जाता है हमारा क्या कहते हैं इनर सिटी, एंड इनर सिटी के बाद सबर्ब्स, एंड उसके बाद रूरल अर्बन फ्रिंज, फिर एंड में रूरल एरिया की तरफ जाते हैं हम। अब पढ़ते हैं आगे। हाउसिंग प्राइसेस आर यूजुअली टेलिंग ऑफ विच जोन यू आर इन। अब वहां के जो प्राइस है ना, हाउसिंग प्राइस या वहां के किराए या वहां की जमीन की कीमत, वो असल में आपको बताते हैं कि ये जोन किस तरह का है। वो सीबीडी का जोन है, वो सबर्ब्स का है, वो इनर सिटी का है, या वो रूरल अर्बन फ्रिंज है। तो वहां की रिहाइश की जो जितनी कीमत होगी उस हिसाब से आपको समझ आ जाएगी भाई इलाका कौन सा है। दिस इज बिकॉज द मोस्ट एक्सेसिबल अ प्लेस इज द मोर एक्सपेंसिव हाउसिंग विल बी। जितना वो एक्सेसिबल होगा, जितनी वहां सहूलियात होंगी, उतना ही वो महंगा इलाका होगा। जैसे अगर लाहौर शहर है या गुजरांवाला है, तो गुजरांवाला में जमीनें इतनी महंगी नहीं होगी जितनी लाहौर शहर में है, क्योंकि वो क्या है, वो सीबीडी है। That is why housing in the CBD areas is the most expensive, while housing in the rural urban fringe is the most affordable among the 4 functional zones. अब अगर हम गुजरांवाला को देखें ना, तो ये रूरल फ्रिंज बनती है, रूरल अर्बन फ्रिंज है। यहाँ गांव भी है और शहर भी है, ठीक है ना, सहूलियात हैं भी और नहीं भी। तो अगर लाहौर शहर की बात करें तो वो कम्प्लीटली एक सीबीडी बन चुका हुआ है, या अगर कराची है तो वो भी सीबीडी है। आगे हम पढ़ते हैं। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट असल में होता क्या है? द सीबीडी इज द बिजिएस्ट एरिया इन अ सिटी एंड इज यूजुअली लोकेटेड एट द सिटी सेंटर। अब ज्यादातर ये सिटी सेंटर कहलाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शहर में रहते हुए भी हम शहर जाने का नाम क्यों लेते हैं। जो लोग लाहौर और गुजरांवाला या फैसलाबाद में रहते हैं उनको पता होगा शहर किसको कहा जाता है, यानी जहां पर मेन हब होता है, जहां सारी मार्केट, जहां सारे बैंक्स, बड़े बड़े अस्पताल एक एरिया में आपको मिलते हैं, ठीक है ना। तो उस इलाके को हम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं और ये ज्यादातर सिटी के सेंटर में मौजूद होता है। मैनी शॉप्स, ऑफिसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक्स आर लोकेटेड हियर। जैसे मैंने आपको बता दिया, इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सेसिबल
पार्ट ऑफ द सिटी एज इट इज लिंक्ड बाय मेन ट्रांसपोर्ट रूट्स। अब पूरे शहर में से ना चारों तरफ से रोड्स इनके साथ लिंक किए होते हैं सेंटर सिटी तक, सेंटर हब तक आने के लिए या सीबीडी तक आने के लिए पूरे शहर में से रोड्स होते हैं। जी हमने शहर जाना तो वो आपको आपके सिटी के किसी भी कोने से उठाकर सिटी के सेंटर तक ले आते हैं, इसलिए ये एक्सेसिबल होता है, यानी बहुत ज़्यादा बसें मिल जाएंगी आपको, रिक्शे मिल जाएंगे या बहुत आसानी से आप इस तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इसको एक्सेसिबल कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सेसिबल पार्ट ऑफ द सिटी एज इट इज़ लिंक्ड बाय मेन ट्रांसपोर्ट रूट्स। द लैंड हेयर इज एक्सपेंसिव एंड हेंस इफ इज चीपर टू बिल्ड अपवर्ड्स। अब यहाँ पर लैंड जो है ना वो बहुत महंगी होती है और थोड़ा सा अगर फ़र्क आता है, अगर सस्ती मिले तो वो ये है कि अगर आप अपवर्ड बनाना शुरू कर देते हो उसको, जैसे फ्लैट्स में अब जो पहला फ्लोर का फ्लैट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो जितना जितना आप ऊपर जाते जाएंगे ना किराए में फ़र्क आता जाएगा, यानी चीपर होता जाएगा किराया। द बिल्डिंग्स इन द सीबीडी आर वेरी टॉल एंड क्लोज टू ईच अदर। अब जो बिल्डिंग्स हैं वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक बनी हुई होती हैं और बड़ी टॉल टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर ऑफिसेज बने होते हैं उन बिल्डिंग्स के अंदर, ज़्यादातर रिहाइश नहीं होती है। इन द डे मैनी पीपल वर्क हेयर। दिन के टाइम वहाँ बड़ी रश होती है क्योंकि पूरे शहर से लोग वहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। हाउ एवर एट नाइट द सीबीडी इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी। और जैसे ही रात ढलती है ना तो वो तकरीबन खाली हो जाता है क्योंकि वहाँ रिहाइश तो है नहीं लोगों की, वहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज तो है नहीं, वहाँ ज़्यादा ऑफिसेज हैं, तो ये जगह ना बिल्कुल रात में खाली हो जाती है। अब इनर सिटी क्या है, इनर सिटी के बारे में पढ़ते हैं। The inner city is located in a central part of the city with a mix of wholesale, manufacturing activities and residential areas. अब inner city में क्या है, वहाँ पर भी manufacturing activities भी हैं, यानी थोड़े offices हैं, ठीक है, और रेजिडेंशियल एरिया भी, यहाँ अब रिहाइश भी है इनर सिटी के अंदर, ये आपने अच्छे से समझ लेना है। ये भी सेंट्रल पार्ट होता है सिटी का, नज़दीक होता है, ये भी आप कह सकते हैं कि दिल हो सकता है, जैसे लाहौर शहर जो है ना दिल है, लेकिन वो अब एक सीबीडी, लाहौर शहर के अंदर भी एक जगह है जो सीबीडी है और लाहौर शहर की इर्द गिर्द जो है वो इनर सिटी है, यानी वहाँ वो भी एक्सेसिबल है और वो फ़ायदा उठा सकती है सीबीडी का, यानी वहाँ से लोग अपनी इनर सिटी में से सीबीडी तक जाने के लिए, एक्सेस करने के लिए उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, उनको नज़दीक पड़ता है अपने काम, अपने ऑफिस पे जाने के लिए। The density of the houses is high as land here is still expensive। अब इनर सिटी में भी लैंड एक्सपेंसिव है और घर यहाँ भी बने हुए हैं। देयर इज अ रेजिडेंसी टू बिल्ड एज मैनी हाउसेज एज पॉसिबल टू आउट कॉस्ट एज लैंड इज एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर जो रिहाइश है ना, अब घर तो बनाना आसान है वहाँ पर, लेकिन इसको आउटकास्ट लैंड जो है ना वो एक्सपेंसिव है, कि अगर आप कहते हैं कि घर के अलावा भी आपको लॉन मिल जाए वहाँ पर और ज़रा खुली जगह मिल जाए तो वो मुमकिन नहीं है, वो आपको एक्सपेंसिव है, यानी उसके लिए आपको उस लॉन के लिए भी उतने ही पैसे भरने पड़ेंगे जितना आपको अपने घर के लिए भरने पड़े हैं। हाउसेज टेंड टू बी टेरेस हाउसेज विद स्मॉल यार्ड दैट ओपन ऑन टू द रोड्स। लेकिन ज़्यादातर उन घरों के ऊपर टेरेस दे दिए जाते हैं ताकि बालकनीज और टेरेस होते हैं कि बंदा इजी फील करे, या उन हाउसेज के बाहर दीवार के एक छोटा सा लॉन होता है, हर घर के बाहर छोटा सा एक लॉन दे दिया जाता है, बस तो यही उनकी कुल कायनात होती है, उनको यार्ड्स कहते हैं। दीज हाउसेज आर डेवलप्ड टू प्रोवाइड चीप हाउसिंग फॉर वर्कर्स हु वर्क इन अ फैक्ट्री इन द इनर जोन और द सीबीडी। अब ये जो छोटे हाउसेज हैं जो जिन पे टेरेसेस हैं, अब वहाँ वो किराए पे भी रह सकते हैं लोग आकर, और वही छोटे छोटे 2-2, 3-3, 4-4 मरले के घर होते हैं, छोटा सा उनका टेरेस होता है और आगे छोटा सा लॉन होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा जो सीबीडी में काम करने वाले लोग हैं ना और दूसरे शहरों से आए हुए हैं शहर में काम करने के लिए, तो वो वहाँ रिहाइश पजीर होते हैं और उनको वहाँ रहना थोड़ा चीप रहता है। अगर वो बड़े फ्लैट्स लें जाकर सीबीडी के अंदर तो वो उनको बहुत महंगे पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है ना वो कमर्शियल जोन है, तो वहाँ रहना मुश्किल है। सीबीडी के मुकाबले में इनर सिटी थोड़ी सी चीप है अगर वो इन हाउसेज में आकर रहते हैं तो। अब सीबीडी द इनर सिटी के बाद हम आते हैं थर्ड हमारी कैटेगरी है क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट, सबर्ब्स की तरफ। तो सबर्ब्स क्या है, फर्दर अवे फ्रॉम द सीबीडी द लैंड बिकम्स लेस एक्सपेंसिव। अब जितना दूर आप सीबीडी से होते जाओगे, मेन हब से, मेन कमर्शियल हब से होते जाओगे, जमीन उतनी सस्ती होनी शुरू हो जाएगी। द हाउसेज आर सेमी डिटैच्ड विद बिगर गार्डन्स। अब यहाँ पर जो घर बने हुए ना आप पिक्चर में देख सकते हो, लॉस एंजलिस में, यूएसए में, हर घर को पीछे उन्होंने बड़ी यार्ड दी, एक गार्डन दिया हुआ प्रॉपर, ठीक है ना, जो कि इनर सिटी में पॉसिबल नहीं था। अब यहाँ पर गार्डन मिला हुआ है आपको और थोड़े थोड़े फासले पे घर हैं, ठीक है ना, बीच में उनके छोटे गार्डन्स हैं, बैक यार्ड्स हैं, तो यहाँ आपको
सेमी डिटैच का मतलब ये होता है कि 2 गार्डन्स आपके घर के बीच में है, आधा उनका है आधा आपका है और लाइन लगी हुई है बीच में। अक्सर आपने टीवी में देखा होगा कि अमेरिका में या कनाडा में देखें तो किस तरह के घर होते हैं, इस तरह के सबर्ब्स बहुत ज़्यादा बने हुए होते हैं। आगे चलते हैं, रूरल अर्बन फ्रिंज क्या है। There is a mixture of residential, recreational and farming activities in the zone। अब ये जोन क्या है, यहाँ पर ज़्यादातर रिहाइश जो है ना वो मिक्सचर है, यहाँ पर रिक्रिएशनल और फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यहाँ पे रिक्रिएशनल हम क्या कहेंगे, जैसे फार्म हाउसेस बनाए हुए छोटे छोटे ना, ग्रीन हाउस बनाए हुए हैं, वहाँ पर सब्जियाँ उगा रहे हैं लोग, फ्रूट्स उगा रहे हैं, अपना कैटल फॉर्म्स रखे हुए हैं, वहाँ पर मवेशी पाले हुए हैं उन्होंने। तो थोड़ी थोड़ी शहरी ज़िंदगी भी है उनके पास और थोड़ी सी देहाती जिंदगी भी है। तो ये एक फ्रिंज सा है, एक मिक्सचर सा है अगर देखा जाए तो। द हाउसेस आर लार्जर देन दोज इन द सबर्ब्स एज लैंड इज लेस एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर और सस्ती, क्योंकि सीबीडी से 3 गुना नीचे आ गए हैं, पीछे की तरफ आ गए हैं, दूर आ गए हैं, तो अब यहाँ पर लैंड और सस्ती हो गई है। यहाँ पर ये बड़े रकबे में एक घर होता है, ठीक है, और इर्द गिर्द 4-4, 5-5 कनाल की जमीन खुली होती है इनके पास, चाहे वहां पर फसल उगाएं, सब्जियां लगाएं, जानवर पालें, बल्कि इससे भी खुले खुले इलाकों में जो है ना ये अपने घर बनाते हैं। यानी एक घर है और दूसरा घर वो दूर सामने नजर आ रहा है और उसके इर्द गिर्द सारा गार्डन है या उन्होंने खेत बनाया हुआ है अपना, क्योंकि जमीन सस्ती है। These are also golf courses and other recreational amenities that require large areas of land। अब यहाँ पर गोल्फ पार्क भी बन सकता है। यहाँ पर उन्होंने क्या बनाया हुआ है, जो कहते हैं ना, आप दूसरी एक्टिविटीज हैं, जैसे आप वो अरीना वगैरह बना लेते हो जहाँ पर आप गेम्स करते हो, या जिम खाना वगैरह बन जाता है यहाँ पर। तो ऐसे वहाँ की रिहाइश थोड़ी शहर से भी टच रखती है, शहरी टच भी है और उसमें देहाती टच भी है। यानी आप नेचर के भी बहुत नज़दीक हो, फसलें उगा रहे हो, जानवरों को देख रहे हो, परिंदों को देख रहे हो, और आप बाकी एक्टिविटीज़ जो शहर में होती हैं बहुत महंगी, वो भी यहाँ एंजॉय कर रहे हो। आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो यहाँ पर, आप अपने बैडमिंटन या इस तरह के कोर्ट्स जो होते हैं ना जिनमें आप टेबल टेनिस वगैरह और या दूसरी एक्टिविटीज़ जिमखानाज में होती हैं वो भी कर सकते हो। तो ये इसलिए इसको रूरल अर्बन फ्रिंज कहा जाता है कि शहरी और देहाती जिंदगी का मिक्स होता है ये, लेकिन ये देहात नहीं होता। यहाँ पर ज्यादातर अमीर लोग ही रहना पसंद करते हैं, उन्होंने अपने फार्म हाउसेस बनाए होते हैं, बड़े लेविश किस्म के, स्विमिंग पूल्स भी होते हैं उसके अंदर और हर तरह की फैसिलिटी भी होती है, और साथ कुदरती माहौल भी दिया होता है, उन्होंने जानवर भी रखे होते हैं, परिंदे भी रखे होते हैं। तो ये था रूरल अर्बन फ्रिंज। आगे चलते हैं, एक्टिविटी 1, विच जोन डू यू लाइक। अब ये आप के ऊपर है कि आपको कौन सी जोन इन चारों में से पसंद आई है। आगे पढ़ते हैं, न्यूक्लिएटेड एंड डिस्पर्स सेटलमेंट्स क्या होती है। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट के बारे में पढ़ना बड़ा आसान है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि एक जत्था सा है, एक ही जगह पर, ये बॉक्सेस आपको इस फिगर के अंदर नजर आ रहे हैं, एक जगह सारे लोग आबाद हैं और चारों तरफ फसलें हैं या ग्रीन एरिया है, ठीक है। बहुत आसान, बहुत मजे की चीज है न्यूक्लिएटेड एरिया। अक्सर आप सफर कर रहे होते हो बड़े बड़े हाईवेज के ऊपर, तो आपको एक जगह आबादी नजर आती है जो इकट्ठे घर बने हुए होते हैं, ठीक है, और चारों तरफ उनके जो है ना वो होता है खेत वगैरह होते हैं, या अब इतनी आबाद इलाका नहीं होता, तो सारी आबादी एक ही जगह इकट्ठी होती है, छोटी छोटी आबादियां होती हैं, इनको हम कहते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। और डिस्पर्स सेटलमेंट क्या होती है, वो दूर दूर दूर, जैसे पहाड़ों पर एक पहाड़ पे वो घर है, एक थोड़े 3-4 किलोमीटर के फासले पे फिर एक घर है, यानी दूर 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 फैले हुए हैं, वो डिस्पर्स होते हैं, दूर दूर आबादी होती है, या 3-3 घर दूर दूर फासले पर होते हैं, 2-2 घर या 4-4 या 5-5 घर। लेकिन जो एक जगह इकट्ठे घर बने होते हैं ना, 100-200 300 घर एक जगह इकट्ठा और फिर उनके चारों तरफ इलाका खाली है, वो होता है न्यूक्लिएटेड एरिया। In a nucleated settlement, the dwellings are clustered together, usually at the meeting point of the transport routes. The settlements varies in size from small village to small towns and cities. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेटलमेंट जो होती है ना, एक ही जगह क्लस्टर की शक्ल में होती है, एक ही जगह इकट्ठे हुए होते हैं सारे, और इनका ट्रांसपोर्ट का जो मीटिंग रूट्स होते हैं ना, वो भी एक ही पॉइंट होता है इनके पास, जहाँ से उन्होंने, जैसे एक हाईवे जा रहा है या जीटी रोड जा रहा है, तो सारे वहीं उसके आसपास आबाद हो जाती हैं, ये आबादियाँ होती हैं। और
ये सेटलमेंट्स वेरी करता है, एक छोटा गांव भी हो सकता है या छोटा सा कस्बा भी हो सकता है या छोटी सी कोई शहर भी हो सकता है। जैसे छोटे छोटे शहर है, वजीराबाद है या गखड़ है या और दीना है या जेलम है, छोटे छोटे जो कोई शहर हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि ये है निकलेटेड एरिया। अब इसके इर्द गिर्द जो अगर दूर आप देखें ना समंदर और वो उसके पीछे जो लैंड है वो खाली पड़ी हुई है बिल्कुल, तो सारे एक ही आइलैंड के ऊपर इकट्ठे जमा हो गए हैं क्योंकि इनको यही सूट कर रहा है यहाँ पर रहना, यानी ये फैल कर नहीं रह रहे, एक साथ रहने में इनको फायदा है। इन अ डिस्पर्स सेटलमेंट क्या होता है, अब आप देख रहे हैं बॉक्सेस दूर दूर हैं एक दूसरे से। द डिवेलिंग आर स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज एरियाज विदाउट एनी स्पेसिफिक पैटर्न, और इनका कोई पैटर्न नहीं होता बगैर किसी असूल और काविये के, ये ना दूर दूर एक दूसरे के इन्होंने घर बनाए होते हैं। जैसे मैंने आपको पहाड़ों में भी बताया, कोई कहीं आबाद है कोई कहीं आबाद है, इसी तरह गाँव में भी कोई कहीं आबाद है, एक घर बन गया, दो घर बन गए, फिर किलोमीटर के फासले पर तीसरा चौथा घर बना हुआ है। तो ये खुले एरिया में बने होते हैं, दूर दूर एक दूसरे से रहते हैं। द डिवेलिंग में बी सेपरेटेड बाय फॉरेस्ट और हाईलैंड्स, या तो ये पहाड़ों की वजह से दूर दूर रहने पर मजबूर होते हैं या इनके बीच में जंगल आ जाते हैं, तो इस वजह से ये दूर दूर एक दूसरे से रहते हैं। तो ये दो वजह हो सकती हैं डिस्पर्स सेटलमेंट की। जैसे कि आप पहाड़ में देख रहे हैं कहीं कहीं आबादी होती है, कोई दो घर मिल गए, तीन घर मिल गए, तो ये डिस्पर्स हैं सेटलमेंट। अब पढ़ते हैं अर्बनाइजेशन क्या होती है। अर्बनाइजेशन इज द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स। अर्बनाइजेशन ये है कि आप की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो टाउन्स में रह रही है, वो कितनी तेजी से उस टाउन को शहर बनाने में जुटी हुई है, यानी वो कितनी तेजी से उस टाउन को, उस कस्बे को शहर बना देगी 2 सालों में या 3 सालों में। पहले वो टाउन था, अब वो शहर के नाम से मशहूर हो जाएगा। इन 2018 द यूनाइटेड नेशन एस्टिमेटेड दैट 55% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज। तकरीबन 2018 में यूनाइटेड नेशन जो है ना, यूएन वालों ने एस्टिमेट किया था कि 55% जो दुनिया की आबादी है ना, वो शहरी इलाकों में आबाद है। इट ऑल्सो प्रोजेक्टेड दैट 68% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल लिव इन अर्बन एरियाज बाय 2050। और उन्होंने ये एस्टिमेट, इसके जो उनके पास गिवन डाटा था ना, उसके हिसाब से उन्होंने ये तज्जिया लगा लिया था, ये समझ लें कि उन्होंने फोरकास्ट दे दी थी या उन्होंने ये प्रोजेक्ट करके बता दिया था कि हमने ये एस्टिमेट किया कि 68% जो है ना 2050 जब तक आएगा ना, तो 68% आबादी जो लोगों की होगी वो शहरों में बस चुकी होगी। विद मोस्ट ग्रोन एशिया एंड अफ्रीका, और ज़्यादातर ये कहाँ होगा, एशिया और अफ्रीका के इलाकों में, यानी ज़्यादातर लोग शहरों में रहना पसंद करेंगे। नीचे आपको वो उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है कि किस स्पीड से पॉपुलेशन जो है ना बढ़ेगी और टाउन्स को सिटीज में और फिर उन सिटीज को सीबीडीज में बदल देगी। In countries like Singapore and Monaco, 100% of the population lives in urban areas. लेकिन अगर आप कंट्रीज देखें, सिंगापुर है या मोनाको, तो वहाँ पर 100% आबादी जो है ना वो शहरी इलाकों में रहती है। ये यहाँ से अंदाजा लगाएं कि गांव में कोई रहना पसंद ही नहीं करता। However, in countries like Cambodia and Afghanistan, less than 30% of the population live in urban areas. और अगर इसी के मुकाबले में हम कंबोडिया को या अफगानिस्तान को देखें तो सिर्फ 30% आबादी है जो अर्बन इलाकों में रहेगी, यानी काबुल वगैरह की साइड पर रहती है। बाकी सारे अफगानिस्तान में रूरल एरियाज में, देहात में रहना पसंद करते हैं, वहीं रहते हैं। तो प्लस माइनस चल रहा है कंट्रीज के अंदर। कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन, अब अर्बनाइजेशन होती क्यों है, यानी कोई गांव कस्बा क्यों बनता है और कस्बे से शहर और शहर से बड़ा शहर कैसे बन जाता है। अर्बनाइजेशन कैन बी कॉज बाय रूरल अर्बन माइग्रेशन एंड नेचुरल इंक्रीज। अब दो वजह हैं इसकी, दो कॉजेज हैं। या तो रूरल अर्बन माइग्रेशन होती है, यानी देहातों से लोग शहर की जिंदगी में रहना पसंद करते हैं। शुरू से उनके माँ बाप गाँव में रहते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं शहर की जिंदगी में जाकर, तो वो अपने माँ बाप को कहते हैं आप क्यों गाँव में आबाद हैं, चले हम भी शहर में जाके घर लेते हैं, और अपनी वो खेत वेत बेच के बेवकूफ़ी करके तो जाके शहरों में आबाद हो जाते हैं। एक तो ये वजह होगी। दूसरी नेचुरल इंक्रीज है। तो नेचुरली भी जो शहरों में रहने वाले हैं उनके बाल बच्चे फिर वो आगे घर खरीद के देते हैं, वो आगे घर खरीद के देते हैं, तो वो शहरों में रहते हुए भी मजीद एक खानदान जो है ना वो बढ़ता चला जाता है। एक पूरी पूरी गली में खानदान जो है ना रह रहा होता है, कोई चाचा, कोई मामा, कोई बाबा, इस तरह सारे इकट्ठे मिलकर रह रहे होते हैं। तो एक ये वजह होगी। रूरल अर्बन माइग्रेशन क्या है? रूरल अर्बन माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द सिटी। ये जैसे मैंने आपको बताया कि देहाती इलाकों से लोग शहरी इलाकों में जो है ना माइग्रेट कर जाते हैं, हिजरत करके आ जाते हैं रहने के लिए, अपना घर बार सब कुछ वहीं बेचते हैं गाँव में और शहर की जिंदगी को अपना लेते हैं।
When more people migrate to the city grows. जैसे ही शहर में ज़्यादा लोग आके आबाद होना शुरू होंगे, आपको पता है सिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल कराची रिसीव्स अबाउट 45,000 माइग्रेंट्स वर्कर्स एवरी मंथ फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. अब क्या है कि कराची को अगर आप देखें ना तो तकरीबन 45,000 लोग हैं पूरे पाकिस्तान में से जो कराची में जाके आबाद होते हैं सिर्फ रोजी रोटी की खातिर कि जी वहाँ शहर बड़ा है, हमें खाने पीने को रोजी मिल जाएगी. फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने घर वालों को भी वहीं बुला लेते हैं. तो ये जो है ना एक बड़ी वजह है रूरल अर्बन माइग्रेशन की. रूरल अर्बन माइग्रेशन इज कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल फैक्टर्स. ये पुश एंड पुल फैक्टर्स आपने दिल से याद करने हैं बड़े, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी सीबीडी की तरह. ये अगर मैं जो आपको बता रही हूँ जो पॉइंट्स इनको अगर आप याद करेंगे तो माशाल्लाह आप फुल मार्क्स ऑब्टेन करेंगे. पुश फैक्टर्स क्या हैं? आर रीजंस दैट ड्राइव पीपल अवे फ्रॉम अ प्लेस, व्हाइल पुल फैक्टर्स आर रीजंस दैट अट्रैक्ट पीपल टू अ प्लेस. कुछ पुश फैक्टर्स हैं जो किस लोगों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लाते हैं कि भाई अब हमने यहाँ नहीं रहना, चलो शहर की तरफ. ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो अपने जिधर रह रहे हैं वहां से दुख उठाने की वजह से, परेशानी की वजह से मूव करते हैं किसी और एरिया में. और पुल फैक्टर्स क्या है? कुछ लोग अट्रैक्शन की वजह से आते हैं कि यार अब वो फलाना बंदा कराची गया था तो उसके तो वारे नहीं आ रहे हो गए, वो तो बड़ा अमीर हो गया, दिनों में उसने तरक्की कर ली तो हम भी चलते हैं. तो ये दो पुश एंड पुल फैक्टर्स हैं. पुश फैक्टर्स में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, लोअर वेजेस हैं, लैक ऑफ सर्विसेज है, लैक ऑफ सेफ्टी है, सोशल अनरेस्ट है, लैक ऑफ एजुकेशन है, अपॉर्चुनिटीज, पुअर ट्रांसपोर्ट लिंक्स है. तो ये सारे पुश फैक्टर्स कहाँ हैं? ये गांव में है, क्योंकि गांव में ना एम्प्लॉयमेंट आपको अच्छी मिलती है, ना आपको अच्छी जो हैं तनख्वाहें मिलती हैं, और आपको नौकरियां ही नहीं मिलती, और अगर मिलती हैं तो वो बहुत कम तनख्वाह लेती हैं. सेफ्टी कोई नहीं है वहाँ पर, आपको कोई लूट लेता है बड़े आराम से आके, यानी कि पुलिस आपसे पूछती नहीं है. इसके अलावा सोशल अनरेस्ट है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं. और जो एजुकेशन है वहाँ पर स्कूल अच्छे नहीं हैं, और ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं मिलती आपको वहाँ पर. और पुल फैक्टर्स क्या है? मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, हाई वेजेस हैं, मोर सर्विसेज है, सेफर एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी है, मोर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेटर ट्रांसपोर्टिंग. और ये सब कुछ आपको शहरी इलाकों में मिलता है. तो ये आपने पुश पुल फैक्टर्स को जो है ना दिल से याद करना है, इसमें से आपने किसी चीज़ को मिस नहीं करना. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब अर्बनाइजेशन का सेकंड कॉज हम पढ़ लेते हैं. एक तो रूरल अर्बन माइग्रेशन थी, अब दूसरा है नेचुरल इंक्रीज. नेचुरल इंक्रीज इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स इन अ पॉपुलेशन. अब नंबर ऑफ डेथ क्या हो रहा है? नेचुरली इंक्रीज हो रहे हैं, ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं या ज्यादा लोग मर रहे हैं. ये नेचुरल पॉपुलेशन का जो है ना नेचुरल इंक्रीज हम यहाँ से अंदाजा लगाते हैं. व्हेन द नंबर ऑफ बर्थ इज मच हायर देन द नंबर ऑफ डेथ. जब ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं लेकिन लोग कम मरते हैं, यानी एक साल में अगर 2.5 लाख बच्चा दुनिया पर आया है और मरने वालों की तादाद सिर्फ 20,000 है, तो क्या होगा? ये इंक्रीज कर जाएगी पॉपुलेशन. द पॉपुलेशन इन द सिटीज ग्रोज. फॉर एग्जाम्पल इन 1997 लाहौर हैड अप्रोक्सीमेटली 221,900 बर्थ्स एंड 36,200 डेथ्स. अब डेथ्स कम थी इन एज कम्पेयर टू बर्थ. देखिए ना बर्थ कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा बच्चे, 20-22 लाख बच्चा पैदा हो गया है, और मरे कितने लोग हैं? सिर्फ 36,500 लोग हैं जो दुनिया से गए हैं. दिस मीन्स दैट द पॉपुलेशन ग्रू बाय अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 2 लाख जो है ना कमोबेश 2.25 लाख लोग बढ़ गए एक ही साल के अंदर. तो ये बहुत ज्यादा हाई इंक्रीज था, नेचुरल इंक्रीज था. तो अब होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी. लेकिन हम ये ऐसा नहीं चाह रहे कि लोग मर जाएं, लेकिन ये एक क्योंकि नेचुरल फिनोमिना है तो उसके बारे में बात हो रही है. अब प्लान एंड अनप्लान सिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. Depending on how much planning has been done, a fast-growing city may look organized or messy. आप ये डिपेंड करता है कि आपकी कैसी प्लानिंग हो रही है. एक फास्ट ग्रोइंग सिटी आपको पता है हमारी सिटी के अंदर अगर लाहौर वाले हैं, अगर हम देखें नेचुरल इंक्रीज वहां पर 2.25 लाख बच्चे का है या 2.25 लाख बच्चे का, तो वहां की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए लाहौर की कि भाई अब हमारा आने वाले 10 सालों में यहाँ जब बच्चे ये बड़े होंगे तो ये अपनी शादियां होंगी, अपने घर आबाद करेंगे, तो हम उस हिसाब से लाहौर को डिजाइन करें. ठीक है ना, कि हर सहूलत हर बंदे को मिल सके, इस तरह की प्लानिंग की जाए. तो ये गवर्नमेंट का सारा काम होता है कि वो किस तरह ऑर्गेनाइज करती है. या वो सिटी खूबसूरत बनेगी, ऑर्गेनाइज सिटी होगी, या फिर वहां मैस हो जाएगा, सब उलट पुलट हो जाएगा, गंद पड़ जाएगा, घर पे घर तामीर होता चला जाएगा, ना कोई गली होगी, ना कोई रास्ता होगा, ना कोई प्रॉपर रोड होगा, कुछ समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या अजीब सा गंद पड़ा हुआ है.
One city is any community that was carefully designed from the beginning. An unplanned city is any community that develops on its own without proper infrastructure. अब planned city क्या होती है? जिनको पहले से पता होता है भी हमारी सिटी में लोगों ने आके रहना है, हम अच्छे तरीके से हर चीज़ को उस हिसाब से ऑर्गेनाइज रखें कि यहाँ पर इतने लोग रह सकते हैं, यहाँ पर इतने लोग रह सकते हैं, यहाँ पर बैंक्स होंगे तो बैंक्स के लिए बहुत जगह खुली छोड़ दी कि जो जो अपना बैंक बनाना चाहिए यहाँ बनाए, स्कूलों के लिए अलग जगह प्रॉपर रखी हो, कब्रिस्तान अलग रखा हो, तो वो अच्छा ऑर्गेनाइज होता है। और अनप्लान्ड सिटी क्या होती है? जिसकी गवर्नमेंट ही कुछ ख्याल ना करे इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसका दिल चाहे वो जहां चाहे वो अपना घर बना ले, कोई पूछने वाला ना हो। प्लान्ड सिटीज आर ऑफन एबल टू कैटर वेल टू द नीड्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन व्हाइल अनप्लान्ड सिटीज आर लेस एबल टू डू सो। और जो प्लान्ड सिटीज होती हैं, जब वहां पर रिहाइश बढ़ती है तो हर बंदे को एक जैसी सहूलियात मिलती है, क्योंकि वो पहले से ऑर्गेनाइज किया होता है गवर्नमेंट ने उस चीज को, इसलिए मुश्किल नहीं होती। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सिटीज होती हैं उनके लिए मैसअप हो जाता है हर चीज। कोई बंदा पानी ज्यादा ले रहा है, कोई बिजली का बिल दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, क्योंकि चीज प्लान नहीं है ना, बस वहां पर गंद पड़ा हुआ है, जो जिसकी चल रही है मर्जी बस वो कर रहा है। अब प्लान सिटी की अगर हम एग्जांपल देखें तो इस्लामाबाद एक प्लान सिटी, यानी यहाँ पर लोग आबाद होने से पहले जिस बंदे ने इसको प्लान किया था ना, उसको पता था यहाँ पर इतनी आबादी आके आबाद होगी, तो उसने जोन्स में इसको डिवाइड कर दिया था। इन द 1960 यानी 1960 में ही इस्लामाबाद वाज चूजन टू बी डेवलप्ड एज पाकिस्तान कैपिटल। पाकिस्तान के कैपिटल होने की वजह से, दारुल खिलाफा होने की वजह से इसको उसी तरीके से, उसी तर्ज से प्लान किया गया था कि यहाँ पर किसी को तकलीफ ना हो जब लोग यहाँ पर आकर आबाद हों। इट इज डिवाइडेड into two major zones, zone 1 and 2 are further divided into sectors। अब इसको दो zones में डिवाइड किया गया था, zone 1 and 2, और उन दो zones को मजीद आगे sectors में डिवाइड कर दिया गया था, which includes the educational sector, industrial sector, administrative sector and commercial district zone। zone 1 में जो mainly है ना consist था of developed residential sectors थे। developed residential sectors वो होते हैं जिनके अंदर अपनी मार्केट, अपना सब कुछ उनको बैंक दे दिया जाता है, ठीक है ना, उनका एक सेंट्रल हब बना दिया जाता है और साइडों पे सारी रिहाइश होती है, उनको सारी फैसिलिटी वहीं मिलती है उसी जोन के अंदर। while zone 2 consists of underdeveloped residential sectors। each sector has its own shopping area and public park। each sector is used cut in a grid system and kept separated by ग्रीन एरियाज। अब सॉरी अगर मुझे यहाँ से कहीं थोड़ी प्रॉब्लम हुई है पढ़ने में, क्योंकि ब्लर है काफी ज्यादा, तो मैं कोशिश करूंगी अच्छे से एक्सप्लेन करने की इसकी। यानी जोन 1 में जो है ना, जो पहले से आबादी वहां मौजूद थी, सबको वहां पर लोकेट करवा दिया गया कि जी चले आप यहाँ पर आबाद हों, पहले इसको पूरा भर लें इस जोन को। और सेकंड जोन जो थी ना, उसको अंडर डेवलप रखा गया कि जब जोन 1 पूरी तैयार हो जाएगी, भर जाएगी, सब चीजें पूरी हो जाएंगी वहां पर, तो हम फिर जो बाहर से लोग रहने के लिए आएंगे या उनको ख्वाहिश होगी कि हम मजीद घर बनाएं, तो फिर जोन 2 के अंदर घर बनाना, उसको डेवलप करना शुरू करेंगे। तो इस तरह बहुत ऑर्गेनाइज वे में इसको तैयार किया गया था। और हर एक जोन को दूसरी जोन से ना ग्रीन एरियाज, जो सेंटर में ग्रीन एरियाज दिए गए थे, और उनको फिर एक दूसरे से दूर किया गया था, उन ग्रीन एरिया की वजह से सेपरेट किया गया था। और हर जोन में उनके अपने शॉपिंग मॉल्स थे, अपने पब्लिक एरियाज थे, अपने पार्क्स थे, हर तरह की फैसिलिटी उनको हर जोन में प्रोवाइड की गई थी। तो कितना बेहतरीन, नीचे आप देख रहे हैं पिक्चर है, मैंने कंप्लीट इसलिए नहीं दी है क्योंकि मुझसे ऊपर पढ़ा नहीं जाना था, तो आप अपनी बुक्स में देख लीजिएगा कि कितना बेहतरीन इन्होंने जो है ना सिटी को प्लान किया था इस्लामाबाद की। और किया कब था? देखिए 1960s के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1960s की डेट बहुत अच्छे से याद रखिए। Another example of a planned city is Brasilia। ब्राजील की ये सिटी है। ब्राजील एक मुल्क है जिसकी सिटी ब्राजीलिया है। Brasilia was founded as the capital of Brazil in 1960। ये भी 1960 में कैपिटल बना, दारुल खिलाफा बना ब्राजील का। The city was planned along two main axes। The monumental axis runs from east to west and consists of political and administrative activities। The residential axis runs from north to south। axis होते हैं एक imaginary line, straight line, ठीक है। और इन दो लाइनों के बीच में जो है ना, इन्होंने इस चीज को आबाद किया था। जो एक्सिस था ना, मेन एडमिनिस्ट्रेटिव और एक पॉलिटिकल
और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट था जो कि कहाँ रन कर रहा था, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ। वहां पर सारी कितनी कौन सी एक्टिविटीज होती थी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज टेक प्लेस होती है। और जो रेजिडेंशियल एक्सेस था ना, यानी अगर आपसे पूछा जाता भी आप कहाँ से, तो आप बताते थे कि मैं मोनूमेंटल एक्सेस से हूँ, और कोई पूछा तो जी आप कहाँ से, तो आप कहता था जी मैं रेजिडेंशियल एक्सेस से हूँ, तो फौरन समझ आ जाती थी कि किसकी बात की जा रही है। और रेजिडेंशियल एक्सेस जो था ना वो रन करता था नॉर्थ टू साउथ, और वहां पर ज्यादा सुपर ब्लॉक्स थे दैट आर सेल्फ सफिशिएंट नेबरहुड्स विद हाउसिंग एंड एसोसिएटिव फंक्शंस लाइक स्कूल्स एंड शॉप्स वगैरह। और वहां पर ज्यादा एक्टिविटीज जो रेजिडेंशियल एरिया में वो यही थी कि वहां पर दुकानें थी और स्कूल्स थे और हॉस्पिटल वगैरह वो वहां पर था, ताकि वहां की रिहायशी आबादी को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। द बैंकिंग सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर एंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर लाई एट द इंटरसेक्शन टू अलाउ द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। और ये सारी चीजें जो है ना वो उन्होंने बाहर की तरफ रखी हुई थी, इंटरसेक्शन रखी हुई थी ट्रैफिक के बहाव को सही रखने के लिए। यानी ऐसे एरिया में इन सारी बैंकिंग और कमर्शियल और ट्रांसपोर्टेशन को ऐसे इलाके में ले गए थे जिसकी वजह से रेजिडेंशियल एरिया को या एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल एरिया को तकलीफ ना हो, जहां पर रोड्स ब्लॉक ना हो लोगों के रश की वजह से, क्योंकि जब लोग खरीदारी के लिए शाम में निकलते हैं तो सारे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो इन्होंने इतने ऑर्गेनाइज वे में ये सारी चीज जोन्स जो हैं बनाई हुई थी। आगे हम पढ़ लेते हैं, रोड आर बिल्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फॉर द मॉन्यूमेंट एक्सेस एंड 3 थॉट रोड्स वर बिल्ट फॉर द रेजिडेंशियल एक्सेस। अब इन्होंने दोनों एक्सेस के लिए अलग अलग रोड्स अलग अलग नॉर्थ साउथ की डायरेक्शंस में बनाए हुए थे, ताकि लोगों को पता हो कि अगर हमने मॉन्यूमेंटल एक्सेस में जाना है तो हमें कौन से रोड को लेना है, और अगर हमने रेजिडेंशियल एक्सेस में जाना है तो कौन सा आसान और शॉर्ट वे है जो बगैर ज्यादा ट्रैफिक के तंग किए बगैर। यानी जितनी ज्यादा रश एरिया था वो सेंटर में ले आए थे, और बारों बार जो है ना जैसे हम कहते हैं ना रिंग रोड्स बनाए हुए थे, तो वो पूरी सिटी के इर्द गिर्द चलते थे। आगे आपको ये पिक्चर जो नजर आएगी ना, मैप पूरा, वो आपको समझ आ जाएगा कि कितनी बेहतरीन अंदाज से प्लान किया गया था ब्रसल की इस सिटी को। आप अपनी बुक्स के ऊपर जो है ना ये ब्राजील की ब्रसल सिटी को देख सकते हैं कि कितनी वेल प्लान्ड है। आगे पढ़ लेते हैं अब अनप्लान्ड सिटीज क्या हैं। और देखें, आया सबसे पहले हमारे शहर लाहौर का नाम, माशाल्लाह जो अब तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन शहर लाहौर की जो अंदर वाला सारा है ना मेन शहर जो है वो काफ़ी अनप्लान्ड है। उनको कोई पता नहीं, कोई उनको रोकने वाला नहीं था उस दौर में, बस घर बहुत तंग गलियों में एक दूसरे के ऊपर घर चढ़े हुए हैं। Lahore population has been growing at a rate of between 3% to 5% since 1955. 1955 से लाहौर की जो पॉपुलेशन है ना वो 3 से लेके 5% बढ़ती ही चली जा रही है हर साल। Its population is estimated to have crossed 12 million people in 2019. 2019 में एस्टिमेट किया गया था कि 2019 तक ये 12 मिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगी। आपको पता है 1 मिलियन के अंदर 10 लाख लोग होते हैं, ठीक है ना, 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है, तो 12 मिलियन आप खुद कैलकुलेट कर लें। More than 300 informal settlements have appeared as people built homes wherever they wish to। और तकरीबन 300 इनफॉर्मल सेटलमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि समझ लें कि एक दूसरे के ऊपर लोगों ने अपने घर बना लिए हैं बगैर किसी से पूछे, जहां उनका दिल किया वहां उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, कोई प्लानिंग नहीं थी। इन कंट्रास्ट टू प्लान्ड एरियाज लाइक द मिलिट्री एरियाज एंड द मॉडल टाउन्स, द अनप्लान्ड स्लम्स एरियाज ऑफ लाहौर आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज वेयर inhabitants have to deal with serious challenges in day-to-day life, resist to sanitation, clean water, waste disposal, health and security। अब ऐसा नहीं है कि लाहौर पूरा ही मैसअप हुआ है, कुछ प्लांट एरियाज भी हैं जिनमें मॉडल टाउन है या मिलिट्री का एरिया है या कैंट का एरिया है, और भी बहुत सारे बहरिया टाउन वगैरह बन गया है अब तो ये तो वो एरियाज हैं जो प्लांट हुए हैं और फिर बने हैं, कोई तरतीब है, कोई रोड्स हैं, कोई प्रॉपर कमर्शियल जोन्स हैं। लेकिन जो अनप्लान्ड है ना उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई मर जाता है तो वो इतनी तंग गली है कि आप उसकी चरपाई लेकर, उसका जनाजा लेकर बाहर प्रॉपरली उसको लेकर नहीं आ सकते, यानी हाथों में पकड़ के उसको आप जनाजे को बाहर मेन रोड तक लाते हैं और फिर उसे
और फिर उसको उस बिस्तरे मर्ग के ऊपर लिटा कर तो उसको कब्रिस्तान तक ले जाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा परेशानी। इसके अलावा अगर कोई बीमार हो जाए तो उस पेशेंट के लिए एम्बुलेंस उसके घर के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकती, इतनी नैरो वहाँ पर स्ट्रीट्स हैं। और अगर किसी ने खुद से प्रैक्टिकली शहर को देखा हो तो अंदाज़ा कर सकता है कि कितनी परेशानी होती है उन लोगों के लिए वहाँ रहने में। इसके अलावा कूड़ा जो है उसको मेन रोड तक पहुँचाने के लिए और कूड़े वालों को वहाँ से कूड़ा उठाने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो छोटी छोटी साइकिल या कार्ट्स के जरिए वो कूड़ा जो है ना मेन रोड तक लेकर जाते हैं। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज हैं, पानी का मसला है, सफाई का मसला है और सिक्योरिटी का मसला है, क्योंकि छतें मिली हुई हैं एक दूसरे से, कोई पता नहीं चोर एक छत से दूसरी छत तीसरी छत और लूटता हुआ ना, वो माशाल्लाह बड़े आराम से उसने हाईवे बनाया हुआ छतों को और मजे से वो लोगों की चीजें उतार उतार कर आगे से आगे ले जाता है। तो बंदा किसके ऊपर इल्जाम लगाए, यानी आपस में लड़ाई बन जाती है कि भाई मेरी छत पर फलानी चीज पड़ी थी तुमने ली होगी, वो कहता है जी तुमने ली होगी, मेरे भी कपड़े डले हुए थे कोई उतार कर ले गया। तो ये इस किस्म की जो है ना छोटी मोटी लड़ाइयाँ और जो बहुत बड़ी लड़ाइयों में पहुंच जाती है। इसके अलावा गली में जो वेस्टेज है या ड्रेनेज है उसका प्रॉब्लम है, नालियाँ प्रॉपरली नहीं बनी, नहीं, गंदगी है, बहुत परेशानी है। पाकिस्तान में लाहौर के अलावा दुनिया में जो एक कंट्री है कीनिया, उसकी जो एक सिटी है नैरोबी, वो भी एक अनप्लान्ड सिटी की बहुत बड़ी मिसाल है। नैरोबी द कैपिटल ऑफ कीनिया एज अ सिटी दैट हैज़ बीन ग्रोइंग एट एन एवरेज ऑफ 4% a year सिंस 1955। अब नैरोबी जो है वो कीनिया का कैपिटल है, दारुल खुलाफा है, जैसे हमारा इस्लामाबाद है। तो आपके ख्याल में दारुल खुलाफा को कैसा होना चाहिए? एक खूबसूरत वेल प्लान्ड सिटी होना चाहिए। और इसकी पॉपुलेशन जो है ना वो 4% पर ईयर के हिसाब से 1955 से इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका हाल आप चेक करें कि किस तरह मेस हुआ है ये पूरी सिटी जो है। इट्स पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड टू हैव क्रॉस 4.5 मिलियन पीपल इन 2019। 2019 में जो एस्टिमेट लगाया गया था सेंसस के थ्रू वो ये था कि इसकी जो आबादी है तकरीबन 4.5 मिलियन पीपल पर है, यानी आप कह सकते हैं कि 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख का होता है। तो ये तकरीबन 45 लाख लोग थे जो इस सिटी में रह रहे थे। मोर देन 2 मिलियन पीपल लिव इन इनफॉर्मल सेटलमेंट्स इन नैरोबी ऑन जस्ट 1% ऑफ लैंड। और इसके अलावा तकरीबन 20 लाख लोग जो थे वो सिर्फ 1% गिवन लैंड के ऊपर, यानी 1% लैंड हो और ऊपर बहुत ज़्यादा आबादी आ जाए तो समझें कि उनकी गलियों का क्या हाल होगा। वो इतनी तंग गलियाँ होंगी, यानी 1 फुट 1.5 फुट की गली होगी और बिल्कुल घर एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होंगे, यानी ज़मीन थोड़ी है और वहाँ पर जो है ना कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग वो बहुत ज़्यादा है। कबीरा इज़ द बिगेस्ट इनफॉर्मल सेटलमेंट एरिया इन नैरोबी। नैरोबी में एक इलाका है जिसका नाम किबेरा है और वही जो है ना गढ़ है इनफॉर्मल सेटलमेंट का, यानी वहाँ पर छोटे छोटे घर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बने हुए हैं और बहुत थोड़ी सी जगह पर बहुत ज़्यादा हाउसिंग है। यानी नैरोबी के अंदर इसकी जो हाउसिंग है ना वो तकरीबन 10 लाख लोग जो है ना वो मोस्टली अर्न लेस देन $1 पर डे कमाते हैं वो, ठीक है ना, यानी बहुत गरीब लोग हैं। जैसे इंडिया का स्लम एरिया है वहाँ पर लोग रहते हैं, सेम वैसे ही ये लोग हैं जो तकरीबन 1 मिलियन रेजिडेंट हैं और बहुत थोड़ी सी जगह पर ये लोग रहते हैं। ऑल्दो द गवर्नमेंट ट्राइड टू प्लान द सिटी बेटर बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेटिव हाउसिंग स्कीम्स। और उसने हुकूमत ने कोशिश की थी कि हम इनको एक हाउसिंग प्लान दे देते हैं, हाउसिंग स्कीम देते हैं, यानी जो थोड़े मिडिल क्लास हैं या अपर क्लास हैं वो उस किस्म की सेटलमेंट्स में जाके रहना शुरू कर दें, तो थोड़ी जगह खाली हो तो बाकी लोगों की यहाँ हम प्लान कर सकें, सिटी को थोड़ा रेनोवेट कर दें, थोड़ा सा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर दें। लेकिन इट्स प्लान हैव लार्जरली बीन अनसक्सेसफुल। तो ये गवर्नमेंट का प्लान जो है ना धरे का धरा रह गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। There has also been poor effort put into reviewing the city master plan and zoning policies। अच्छा उन्होंने कहा चलें ठीक है, अगर यहाँ से आप लोग मूव करके किसी और स्कीम में या किसी और जैसे बहरिया टाउन है या लेक सिटी वगैरह इस टाइप की उन्होंने जो स्कीमें बनाई थी वहाँ लोग नहीं जाना पसंद कर रहे, तो उन्होंने कहा ठीक है अब आप जहाँ रह रहे हैं ना वहीं हम थोड़ा सा इसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। पर वो बेहतर कैसे होना था? अब 1.5 फुट की गली के अंदर अगर 200 मकान बना हुआ है तो उस 200 मकान में से कितने लोग थे जो वहाँ जो है सेक्रीफाइस करते अपने मकान को छोड़ देते, या उसको खुला कैसे किया जाता है? जाहिर बात है खुला हो ही नहीं सकता क्योंकि पिछली गली बिल्कुल साथ अटैच है, उधर भी मकान है। तो ये बहुत मेस हुआ था, बहुत जो है ना मिक्स प्लेट बनी होती है, जैसे आप सब कुछ
चावल भी, दही भल्ले भी, रायता भी और बिरयानी भी और सालन भी और मीठे चावल भी और पकौड़े भी, सब कुछ आप एक प्लेट में डाल दें तो वो मैस सा बन जाता है। तो इसी तरह इनका हाल है जो ये नैरोबी में रह रहे हैं लोग। तो ये थी हमारी अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स। होपफुली आपको इनकी अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।